क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में हमने बात किया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, थ्री किंगडम के बारे में, फोर किंगडम के बारे में, देन फाइव किंगडम के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि सिक्स किंगडम भी जो है वो प्रपोज्ड है, जिसको आगे चल के आपको पढ़ना, आगे चलकर इसको हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे और शायद से आने वाले कुछ सालों में बुक्स में सिक्स किंगडम के बारे में ही दे रखा होगा। तो मैंने एक बात आपसे और कहा था कि किंगडम से ऊपर का जो स्तर है, जो लेवल है, वो क्या है बेटा? वो है डोमेन। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपके नंबर एक, बताइए उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। क्लियर? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन किंगडम के नाम बताइए जो शुरुआती क्लासिफिकेशन से लेके, जो शुरुआती टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर फाइव किंगडम तक कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हैं। तो उन किंगडम के नाम बताइए जो आपको हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर देखने मिलेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये कि एज पर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पंचजगत वर्गीकरण के अनुसार, एज पर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कितने क्राइटेरिया हम यूज करते हैं पांच किंगडम को बनाने के लिए? आपको नंबर बतलाना है। क्या बताना? नंबर। हाउ मेनी क्राइटेरिया वी यूज। ठीक है, आपको नंबर बताना है एज पर एनसीईआरटी। क्लियर? चलिए, तीनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट लिख भेजिए कमेंट में कि मैं चेक करूंगा, है ना? ठीक है, आलस नहीं करना बेटा, लिख भेजिएगा उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर। तो पहला किंगडम, मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि किंगडम मोनेरा जो है उसमें हमें जो एनसीईआरटी में लिखा है पूरा 100% हमको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम मोनेरा के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले सकें, क्योंकि एग्जाम में बेटा पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर बेसिकली बैक्टीरिया। अच्छा, आपको क्लियर है ना बेटा बात कि किंगडम मोनेरा को आज जो है, किंगडम मोनेरा से ही हमने जो है वो दो और जो है दो हिस्से निकाले, एक यू बैक्टीरिया वाला, एक आर्की बैक्टीरिया वाला। के यानी अब आगे चल के जो सिक्स किंगडम है ना, तो उसमें छठा किंगडम कहां से निकला है? वो मोनेरा से ही निकला हुआ है ना बेटा? ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर होते हैं सबको बैक्टीरिया बोलते हैं, एंड ऑल आर प्रोकैरियोटिक। सभी के सभी क्या होते हैं? ये ऑल आर प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, एंड दे आर दी मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं बेटा जिनको हम जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते। के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इनके लिए एक साइंटिस्ट थे सेड डिलॉट। इन्होंने इनके लिए माइक्रो वर्ड का यूज किया, माइक्रो वर्ड का यूज किया। ठीक है, टर्म बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, टर्म बैक्टीरिया जो है वो यूज किया था एहरेनबर्ग ने। ठीक है, एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया, टर्म बैक्टीरिया को देने वाले साइंटिस्ट थे एहरेनबर्ग। ठीक है, सेड डिलॉट ने माइक्रो वर्ड का यूज किया था और एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म को दिया। क्लियर? बैक्टीरिया का मतलब था लिटिल रॉड के समान, छोटी छड़ के समान। ठीक है, बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया, जीवाणु लगभग हर संभव जगह पर पाए जाते हैं। कि ये आपको एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर भी देखने मिलेंगे, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग में देखने मिलेंगे आपको, मरुस्थल डेजर्ट में भी देखने मिलेंगे आपको, ये स्नो बर्फ में भी देखने मिलेंगे आपको, के डीप ओशियन के अंदर भी यहां पर देखने मिलेंगे। मतलब इनके अंदर चूंकि किंगडम मोनेरा में सबसे अधिक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, और पिछली क्लास में हमने मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है इसको हमने डिस्कस किया हुआ था। कि मैंने आपसे कहा था बेटा कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि बैक्टीरिया के पास में सबसे अधिक प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, जो है कीमो ऑटोट्रॉफ हो गया बेटा, फिर दूसरा होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, के फिर जो है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ या कीमो हेटरोट्रॉफ। ठीक,
तो बैक्टीरिया सभी पॉसिबल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या देखा हमने, कहा कि बैक्टीरिया जहां पे दूसरे लाइफ फॉर्म देखने नहीं मिलेंगे वहां बैक्टीरिया मिल सकता है हमको के। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट के। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो परजीवी के रूप में रहते हैं। भाई जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हमें बीमारी पैदा करते हैं, दे आर बेसिकली पैरासाइट के, वो परजीवी होते हैं, ठीक है। ऐसे परजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। ऐसे परजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं, इनको हम, ठीक है, क्लियर। बैक्टीरिया को हम ग्रुप करते हैं, अब देखो बिल्कुल एज पर एनसीईआरटी बात कर रहा हूं, और थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर भी निकलेंगे बाद में, है ना, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि हम अंतरिक्ष में आके खो जाएंगे, कि इसका मतलब ये है कि जो जरूरी है, जो एमसीक्यू एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं जिस तरीके के, वो सब हमसे कवर होना चाहिए, क्लियर। यदि मेरे चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो एग्जाम में आ रहा है, तो मतलब मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपको फॉलो ये करना है कि आपको जो है पिछले 5 सालों का पेपर का पूरा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछे गए, वहां पे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। यदि बहुत पुराने पेपर देखेंगे ना तो उस समय सिलेबस अलग था, तो उससे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन पिछले 5-6 साल के पेपर को देखने पर हमें काफी कुछ मदद मिलेगी, ठीक है। बैक्टीरिया को हम जो है 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं, मेनली के इट इज मेनली के मुख्यतः 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एज पर देयर शेप, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल गोल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कोक्काई बोलते हैं, कोक्कस बोलते हैं इनके लिए हम कोक्कस या कोक्काई वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था बेटा, क्या मैं आपको जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रहा था तब भी मैंने बैक्टीरिया के बारे में आपसे बात की थी। मैंने कहा था एक सिंगल होगा मोनोकोकस, 2 होगा डिप्लोकोकस, ठीक है, ठीक है, 4 होंगे ऐसे ये टेट्राकोकस, फिर मैंने कहा आपसे कि ये 4 ऐसे होंगे ये, और इनके पीछे फिर 4 होंगे, मतलब क्यूब के समान दिखाई पड़ेगा, तो सार्सिना बोलते हैं इसको हम सार्सिना कहते हैं, ठीक है। फिर स्फेरिकल सेल का पूरा एक चेन प्रेजेंट होगा, तो क्या बोलेंगे इसके लिए हम स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड का यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड का यूज करते हैं। बंच ऑफ स्फेरिकल सेल होगा, स्फेरिकल सेल्स के गुच्छे के समान दिखाई पड़ेगा, अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई पड़ेगा, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, ठीक है। जब मैं इसका एक्स्ट्रा स्टोक लेक्चर लूंगा तब आपको ये सब चीजें नोट करा दूंगा, ठीक है, अभी दिमाग में रखिए आपके। फिर रॉड शेप बेसिलाई जो होता है, जो रॉड शेप होगा बेटा उसके लिए बेसिलस वर्ड यूज करते हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया वो बेसिलस वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, के। जो कॉमा शेप होता है लेस देन 1 टर्न, मतलब ये बैक्टीरिया गोल घूमने ऐसा लगता है जैसे कि घूम रहा है बैक्टीरिया, पर ये आधे कॉमा के समान दिखाई पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं, कॉमा शेप होता है। हम बोलते हैं लेस देन 1 टर्न, बैक्टीरियल सेल में 1 से कम टर्न देखने मिलता है, ठीक है। जिस बैक्टीरिया में आपको जो है 1 से अधिक टर्न देखने मिलता है, मान लो ऐसा देखने मिला आपको, 1 से अधिक टर्न बैक्टीरिया में आपको देखने मिला, ठीक है, ये होता है स्पाइरेलम। ये क्या होता है, स्पाइरल है तो स्पाइरेलम बोलते हैं, स्प्रिंग के समान दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्लियर। एकदम दिमाग में रखिए के, और जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखे जितने पॉइंट बेटा, एक भी पॉइंट नहीं भूलना है हमको, एक भी पॉइंट नहीं भूलना, ठीक है। देखिए ना, मैंने कहा बैक्टीरिया को एज पर शेप हमने 4 बड़ी कैटेगरी में बांटा। स्फेरिकल है, कोक्काई बोला, एक अकेले स्फेरिकल सेल को कोक्कस बोलते हैं हम, के। रॉड शेप हुआ तो बेसिलस बोला, बेसिलाई बोला उसको हमने, के। कॉमा शेप है तो उसको हमने विब्रियो बोला बेटा हमने, के। और स्पाइरल शेप है तो उसको हमने स्पाइरेलम कहा, ठीक है। और देखिए ये एनसीईआरटी की इमेज है, ये एनसीईआरटी की इमेज है, याद रखना आपको, के इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बेटा, है ना। कोक्काई, बेसिलाई, स्पाइरेलम, विब्रियो, ठीक है। चलिए अब दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, के। हालांकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। अब ये सिंपल स्ट्रक्चर कहां पढ़ा हुआ है हमने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ाया हुआ है, के। जब मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल कि कैसा सेल वॉल होता है, कैसा सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है उसके अंदर का, मेसोसोम क्या होते हैं, उसके अंदर जो है सर्कुलर डीएनए कैसा होता है, मैंने पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो सेल तो इसका सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये कई सारी मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट कर सकता है, कई जगह पे पैथोजन के रूप में काम करता है इसके। और जो बैक्टीरिया जो होता है बेसिकली इनके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमको देखने मिलती है।
compared to many other organisms, the bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. के क्या लिखा है इसमें, याद रखना, एक सिंगल बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, यानी बैक्टीरिया का जो समूह है उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो ऑटोट्रॉफ होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ होंगे, ठीक है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ होंगे या कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमको देखने मिलती है, एंड दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के, और ये पॉसिबल एमसीक्यू एग्जाम का, ठीक है बेटा। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, they synthesize their own food from inorganic substances, ठीक है। they may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic के, याद रखिए photosynthetic autotrophic बैक्टीरिया होगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा वो करेगा कीमोसिंथेसिस करेगा। और याद रखिएगा कीमोसिंथेसिस में जो एनर्जी लगती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से निकलने वाली ऊर्जा होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है, रेडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल जो है कहां करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं फूड बनाने के लिए, ठीक है। The vast majority of bacteria are heterotrophs, बड़ी संख्या में बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, परपोषी होते हैं, कि जो दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिक फूड को लेने के लिए। याद रखना है बेटा कि जितने भी बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक हैं, डेड डिके मैटर पे ग्रो करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक है, बीमारी पैदा करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया जो है वो पैरासिटिक हैं, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोफाइटिक है, मृतोपजीवी हैं, डेड और डिके मैटर पे ग्रो करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया पैथोजेनिक हैं जो बीमारी को पैदा करते हैं या परजीवी हैं, वे सब के सब जो है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। दे ऑल आर बेसिकली कीमो हेटेरोट्रॉफ, ऑल आर कीमो हेटेरोट्रॉफ, ये सभी कीमो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें, अभी बिल्कुल हम टू दी पॉइंट एनसीईआरटी पर चल रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं एनसीईआरटी के बाहर निकलूंगा, जरूर बाहर निकलूंगा आपको बताने के लिए, के लेकिन पहला प्रायोरिटी ये है कि एनसीईआरटी का कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, समझ गए, ठीक है बेटा। चलिए, अब कई बच्चे मुझे रिकमेंड करते हैं बीच में, सर आपको भी कभी राजस्थान बोर्ड का बुक देख लो, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप महाराष्ट्र बोर्ड का बुक देख लो। अरे भैया हम क्यों देख लें बुक, वो हम 11th और 12th के लिए नहीं करा रहे, हम करा रहे नीट के लिए तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है बेटा कि एग्जाम एक तो बुक एक, ठीक है, सिलेबस एक, तो नीट का एग्जामिनेशन सिंपल सी बात है कि वो ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जामिनेशन या नीट का एग्जामिनेशन जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और ऐसा अभी से नहीं है, पिछले 5 साल से। इसलिए प्लीज यदि आपने दुनिया की तमाम किताबें पढ़ रखी हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो दिक्कत में है आप, और आपने अकेली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली आपने, और साथ में आपने गार्निशिंग के लिए, जैसे केक होता है ना, केक आपने आपके बर्थडे में आप केक ऑर्डर करते हो, केक में नीचे बेस होता है, ऊपर क्रीम होती है, चॉकलेट लगा होता है, बढ़िया सा नाम लिखा होता है आपके, तो केक का जो बेस होता है ना वो एनसीईआरटी है। बाकी हम लोग जो पढ़ाते हैं ना तो उस पूरे केक को तैयार करते हैं, उसके ऊपर के गार्निशिंग कर देते हैं, ठीक, क्रीम लगा देते हैं, उसको सुंदर सा स्वादिष्ट सा केक में को कन्वर्ट कर देते हैं हम। क्या बात है, यही तो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, कि मुंह में पानी आ गया केक सुन के, ठीक है, चॉकलेट वाला केक सुन के। चलिए ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी हम बात करेंगे बेटा बिल्कुल एज पर एनसीईआरटी आर्की बैक्टीरिया, पहले बात करेंगे हम आर्की बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। आर्की मतलब होता है ओल्डेस्ट, पुराना, ठीक है ना बेटा, ठीक है, एंशियंट, ठीक है। अब बैक्टीरिया तो हम जानते हैं जीवाणु, ठीक है। दीज बैक्टीरिया are special since they live in some most harsh habitat such as extreme salt areas, hot springs and marshy areas के। याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया की एक बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे हार्श क्लाइमेट के अंदर रह सकते हैं, ऐसे हैबिटेट जहां पर दूसरा जीव सरवाइव नहीं कर सकता है वहां पर आर्की बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। अब आप बोलोगे सर इसको ऐसा क्यों ऐसा करता है, वाई इट इज हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी, क्योंकि सबसे पुराना है। आप बोलोगे सबसे पुराना है तो क्या मतलब, अरे भाई हमारी धरती एक समय गर्म थी, आंख का गोला थी कि नहीं थी, पढ़ा है ना हमने, इवोल्यूशन में भी देखा है हमने के हमारी अर्थ गर्म थी एकदम, के धीमे धीमे ठंडी हुई है उठ के। तो जब शुरुआत में जब हमारी अर्थ में जीवन का विकास हो रहा था, जब हमारी अर्थ में शुरुआती जीवन का विकास हो रहा था, उस समय अर्थ की कंडीशन एकदम हार्श थी, के
समुद्र का पानी गर्म उबलते हुए पानी के समान था। चारों तरफ जो है वो मीथेन जैसी गैसेस प्रेजेंट थी के जो तो मतलब जो एंशिएंट एटमॉस्फेयर था वो डिफरेंट था। एंशिएंट ओशन, प्रिमिटिव ओशन का कंपोजिशन भी डिफरेंट था। तो कुल मिलाकर बात यह कि हमारी अर्थ जब बनी, उस पर जीवन का विकास हुआ, तो उस दौरान हार्श कंडीशन थी, जटिलतम अवस्थाएं उस दौरान प्रेजेंट थे। तो इसीलिए जब आर्कीबैक्टेरिया सबसे पहले जीव है, नहीं ये जब धरती पर कोई नहीं था ना, तो सबसे पहले आर्कीबैक्टेरिया उत्पन्न हुए के, तो इनको उस कंडीशन का सामना करना पड़ा। और ये वो बैक्टीरिया है जो हमको आज भी बतलाते हैं कि पहले का इतिहास क्या रहा होगा, पहले हमने क्या क्या फेस किया हुआ है, ये बतलाते हैं। ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, इनसे पुराना लिविंग फॉसिल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को? बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किसी ने कहा कि सर, रात के समय जब मैं छत पर जाता हूं, आसमान में मैं जो है तारों को देखता हूं, मुझे सितारे दिखाई देते हैं, ठीक है, जो स्टार्स दिखाई देते हैं। तो क्या स्टार को देखना टाइम मशीन में ट्रेवल करने के समान है? मुद्दे से हटकर बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पॉइंट, इसलिए मैंने कहा चलो डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपसे कहा। तो बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, एक बात बताऊं, मजे की बात बताऊं पुट के, जब आप आसमान में स्टार्स को देखते हो, तारों को देखते हो ना, तो यू आर बेसिकली ट्रेवलिंग टू द ऑन द टाइम मशीन। आप टाइम मशीन में बैठ चुके होते हैं। कैसे पता है आपको? जो रोशनी आपको दिखाई पड़ती है स्टार की, वो कई 100 वर्ष पहले निकल चुकी होती है वहां से। उसे कई लाइट ईयर्स लगते हैं धरती तक पहुंचने में। जैसे कि ध्रुव तारा, आप सब जानते हो, ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा जो है, उस तारे की रोशनी आप जब आप ध्रुव तारा को देखते हो ना बेटा, आपको पता है उसकी रोशनी अर्थ तक पहुंचती कितना वक्त लगता है? 630 वर्ष के 630 ईयर्स का समय लगता है। 630 वर्ष में रोशनी वो पहुंचती है जो आप आंखों में देख रहे हो। मतलब आप उस तारे को देखकर आप 630 वर्ष पहले पहुंच चुके होते हैं आप, मतलब बैक। समझ गए बात को? आप कहने का मतलब ये के तो सब कहानियां। तो आर्कीबैक्टेरिया को आप देखते हो तो इसका मतलब आप धरती के बहुत पुरानी कहानी को भी आप देख रहे होते हो कि ये आर्कीबैक्टेरिया है, ये अर्थ पर कई बिलियन वर्ष पहले की जो है कहानी को बतला रहा होता है वो, ठीक है, क्लियर? तो यार इसीलिए वो हार्श एनवायरनमेंट को सहन कर सकता क्योंकि उसके क्या उस समय जो है उसको वैसी कंडीशन सामना करना पड़ता, वैसी कंडीशन का, ठीक है। देखो, जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहता है उसको बोलते हैं हम हेलोफाइल बोलते हैं इनके, ठीक है, ठीक है। हेलोफाइल्स मतलब होते हैं वो आर्कीबैक्टेरिया जो सबसे अधिक सॉल्टी एरिया में रहते हैं, मतलब ऐसी जगह जहां पर अधिक सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां रहते हैं उनके। थर्मो एसिडोफिल मतलब होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म पानी के झरनों में जहां पे सल्फर का स्रोत होता है और यहां पर पीएच जो है, यहां पर पीएच है वो 2 या 2 से कम भी होता है, ठीक है। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग में जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, हाई एसिडिक इन्वायरमेंट को सहन कर सकते हैं, उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मार्सी एरिया में दलदली भूमि में ग्रो करते हैं और वो मीथेनोजन होते हैं और ये मीथेन को रिलीज करते हैं, इसलिए इनको मीथेनोजन्स कहते हैं, मीथेन को उत्पन्न करने वाले, ठीक है। आर्कीबैक्टेरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टेरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इनके पास एक कैपेबिलिटी है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन को सहन कर लेते हैं। अब हमको मालूम है कि कोई भी लिविंग सेल जो है, चूंकि कोई भी लिविंग सेल बगैर एंजाइम के तो काम नहीं कर सकती है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने अच्छे से। कोई भी लिविंग सेल बगैर एंजाइम के काम नहीं कर सकती है और एंजाइम एक टेम्परेचर के ऊपर तापमान बढ़ाने पर एंजाइम सिस्टम फेल कर जाता है। भाई कोई भी एंजाइम हो कि आप, प्रोटीन प्रकृति का होता है, यदि आप तापमान को 60 डिग्री से ऊपर लेके जाओगे प्रोटीन कोगुलेट कर जाएगा, खत्म काम, ठीक है। फिर ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? एक्चुअली इन बैक्टीरिया में जो इनकी सेल वॉल है और जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है वो टेम्परेचर के इफेक्ट को काफी हद तक कम करता है। इनमें स्पेशल टाइप के एडॉप्टेशन होते हैं जो इनको हाई टेम्परेचर में एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो आर्कीबैक्टेरिया differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज डिफरेंट, क्या अलग है, ठीक है, और कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये? चलो देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जीवन का जो वृक्ष है के, हम कहते हैं जो ट्री ऑफ लाइफ है के, उसमें सबसे पहले आर्कीबैक्टेरिया बने। आर्कीबैक्टेरिया में सबसे पहले मीथेनोजन, देन हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफिल जो है वो अस्तित्व में आए, ठीक है, क्लियर? याद रखिएगा,
जो आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो इसकी सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है वो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं होता है। नंबर 1 भूलना नहीं के। पेप्टिडोग्लाइकन जिसको हम म्यूरिन कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन जो नॉर्मली आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने मिलता है वो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं होता है। उसकी बजाय वहां पर जो है हमको एक केमिकल स्यूडोम्यूरिन देखने मिलता है यहां पे, और एक एस लेयर देखने मिलती है। और जो एस लेयर होती है ये विशेष प्रकार के थर्मल रेजिस्टेंस प्रोटीन से बनी होती है। जो एस लेयर होती है वो विशेष प्रकार के टेम्परेचर को सहन करने वाले प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद स्यूडोम्यूरिन होता है, देन सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है ना, उसमें एस लेयर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, जो टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये इसकी सेल वॉल होती है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल तो ऐसी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका फॉस्फोलिपिड जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। उसके फॉस्फोलिपिड में आपको ब्रांच टेल्स देखने मिलेंगे, हाईली ब्रांच चेन लिपिड देखने मिलेगा आपको। तो आर्कीबैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें ब्रांच टेल देखने मिलती है आपको, ब्रांच चेन देखने मिलती है, और उससे क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, ठीक है। ये कुछ एडॉप्टेशन है जो देखने में साधारण लगते हैं लेकिन इनका इंपैक्ट बड़ा गहरा होता है, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं हम मीथेनोजन की बात करते हैं। मीथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउस एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। के देखो बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन को उत्पन्न करते हैं, मीथेन क्या होता है बेटा, CH4, इसको उत्पन्न करते हैं, उन्हें मीथेनोजन कहते हैं। आपको पता है गोबर गैस, जो गांव के अंदर लोग गोबर गैस या बायोगैस यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, मीथेन प्लस CO2 होता है, उसमें मीथेन प्लस CO2 होता है, ठीक है। एंड दिस इज दी बायोगैस, ठीक है। गोबर गैस में गोबर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि गोबर किससे मिलता है, रूमिनेंट से मिलता है, कैटल से मिलता है, और इसके अंदर नेचुरली इसके पास कंपाउंड स्टमक होता है, उसमें नेचुरली हमको जो है वो मीथेनोजन बैक्टीरिया देखने मिलते हैं कि जो इसके जो डंग को, काउ डंग को जो कि जो है मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, कहां पाए जाते हैं मीथेनोजन नेचुरली आज के समय में मीथेनोजन कहां पाए जाते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं, जो पशु होते हैं, जो चरने वाले पशु होते हैं, गाय हुआ, भैंस हुआ, के इनके स्टमक में, गट में पाया जाता है, जैसे काउज में, बफेलोज में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये काउ डंग से मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मीथेनोजन देखने मिलेंगे, आपको मार्शी एरिया जो होता है ना, दलदली भूमि जहां होती है, वहां देखने मिलते हैं कि जब आप राइस का कल्टीवेशन करते हैं, चावल की खेती, जब आप चावल की खेती करते हैं और खेत में पानी भर देते हैं तो वहां पर भी जो है मीथेन बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चावल की खेती में भी मीथेन जो है वो प्रोड्यूस उससे होती है काफी हद तक, ठीक है। अब आते हैं हेलोफाइल्स की बात करते हैं हम के हेलोफाइल्स बता होता है सॉल्ट लविंग, ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्ट में ग्रो कर सकते हैं। हेलोफाइल बैक्टीरिया आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक। देखिए आप सिंपल, ये वो बैक्टीरिया है जो सॉल्ट में ग्रो कर सकते हैं, कि ये सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, और आदमी कितना चतुर है कि इनका भी इस्तेमाल कर रहा है, कि आज जो है हेलोफाइल बैक्टीरिया जो है वो उनका इस्तेमाल आज कॉस्मेटिक बनाने में करते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड इन फूड कलरिंग पिगमेंट इन फूड इंडस्ट्री। इनका यूज जो है फूड इंडस्ट्री में भी करते हैं, कि इनका यूज करते हैं पेट्रोलियम का एरिया बढ़ाने में, इसका यूज करते हैं हम के दे आर यूज्ड टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल सच एज लेड, फास्फोरस, कैडमियम फ्रॉम द कॉन्टामिनेटेड मटेरियल, के तो टॉक्सिक मटेरियल को हटाने में भी इनका यूज करते हैं के। एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर, के वेस्ट वाटर जो अवशिष्ट जल होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इनका यूज करते हैं के। अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है यूज करने की, परंतु आज ये आर्कीबैक्टीरिया को भी हमने काम पे लगा दिया। आदमी एक ऐसा एनिमल, ऐसा क्रिएशन है, आदमी एक ऐसा जो है वो प्रकृति का क्रिएशन है जो मिलता है उसको काम पे लगा देता है। हेलोफाइल मिला, उसको भी अपने लिए यूज कर लिया उसने, ठीक है। चलिए आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये
थर्मो एसिडोफिल्स के जो देख रहे हैं आपकी, ये एक आपको जो है वो क्रेटर दिखाई पड़ रहा है, एक वोल्केनिक इरप्शन कहीं पे हुआ है, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, एकदम गर्म सल्फर निकल रहा है, इसलिए येलोइश हिस्सा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर के। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट है और एकदम हाई टेम्परेचर वाला हिस्सा है, यहां पर जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा वो थर्मो एसिडोफिल होगा के। दीज आर दी थर्मो एसिडोफिल, ये आप देख रहे हैं थर्मो एसिडोफिल के। चूंकि ये सल्फर का को मेटाबोलाइज कर सकते हैं और ये हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, इसलिए इनको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. सल्फर कहां से बीच में आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, बात करते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर द एक्चुअली ये नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर। देयर आर thousands of different यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल हैव फ्लैजिला, ठीक है। याद है ना आपको, हमने बैक्टीरियल फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है इसको भी पढ़ा हुआ है हमने। फ्लैजिलन प्रोटीन के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने पढ़ाया हुआ आपको, के ये मत बोलेगा बताया कि ये भी मैंने आपको बताया हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के दौरान, के। तो पुराने नोट्स झाड़ कर पढ़ने का वक्त आ गया है, कि उनको एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं बेटा जिनको कॉमनली हम ब्लू ग्रेन एल्गी कहते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। याद रखना बेटा, साइनोबैक्टीरिया प्रकृति के पहले जीव थे जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को किया, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और उसमें उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया। साइनोबैक्टीरिया धरती के पहले जीव थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया और वाटर का इस्तेमाल करके वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा और उससे ऑक्सीजन को बाहर निकाला। तो जो हमारा आज का जो वायुमंडल है, जो आज का हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको बनाने में बड़ा योगदान रहा है साइनोबैक्टीरिया का। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये पहले जीव थे जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था, ठीक है, ठीक। और इनसे ही आगे चल के ग्रीन प्लांट का विकास हुआ, हरे पौधों का विकास हुआ, ठीक है। अब यहां पर हमने ये सब तो देखा, हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम इंटर करेंगे, थोड़ा सा हम इंटर करेंगे प्लांट किंगडम की ओर इंटर करेंगे। हमके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा हम जो है वो एनसीईआरटी से बाहर निकलेंगे और खिड़की से झांक कर देखेंगे कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है और एग्जाम में इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जो कन्वेंशनली हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, पर टेक्निकली दे आर बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं, क्लियर, ठीक है। ध्यान से बात सुनिएगा। मेंबर्स ऑफ क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी के यानी एल्गी, यदि हम जो है वो एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करें, यदि हम एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें जो क्लास साइनोफाइसी है, जो एल्गी के अंदर जो क्लास साइनोफाइसी है या मिक्सोफाइसी है, उसके मेंबर्स को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, कि इनमें जो ब्लू कलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ब्लू कलर होता है, इट इज ड्यू टू दी सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट, ये सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट के कारण इसमें ब्लू कलर होता है, के। और इनमें ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल के कारण। और एकमात्र क्लोरोफिल जो आपको साइनोबैक्टीरिया में देखने मिलेगा वो क्लोरोफिल ए होता है। इसका मतलब क्या और भी तरह के क्लोरोफिल होते हैं? तो मैं आपको ऑलरेडी सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया हुआ है, मैंने क्लोरोप्लास्ट के दौरान आपको कहा था, मैंने क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ई होता है, ठीक। आगे बात करेंगे इस पर, जब एल्गी पढ़ेंगे ना डिटेल में बात करेंगे। अभी आप समझ लो कि हर वो जीव जो फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन को इसको रिलीज करता है, उसके पास क्लोरोफिल ए होना चाहिए। क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए वो अणु होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भाग लेता है एटॉमिक लेवल पर जाकर के। कैसे भाग लेता है ये सब हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आगे तब बात करेंगे। अभी इतना समझ गए हम कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्लू कलर का कारण होता है सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट और ग्रीन कलर का कारण होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये किंगडम मोनेरा में रखी जाती है।
इनमें एक्टिव मूवमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा किसी भी ब्लू ग्रेन एल्गी में आपको सीलिया और फ्लैजिला देखने आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना के नेवर नेवर के। यानी कोई भी ब्लू ग्रेन एल्गी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको सीलिया या फ्लैजिला देखने मिले। मतलब साइनोबैक्टीरिया नेवर हैव सीलिया और फ्लैजिला, साइनोबैक्टीरिया में कभी भी सीलिया फ्लैजिला नहीं होते हैं, मोटाइल सेल होती है। इनकी कॉलोनी पानी के ऊपर जो तैर सकती है, अकेले ये पानी की लहर के ऊपर तैर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट का होता है किसी और चीज के सहारे आगे बढ़ जाना अटके, तो हमने कहा पानी की लहर के साथ आगे बढ़ जाएंगे तो ग्लाइडिंग मूवमेंट हमको देखने में मिलता है, ठीक है। फिर ऐसी ब्लू एल्गी जो थर्मोफिलिक होती है, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। जो ब्लू एल्गी हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है उसको थर्मोफिलिक एल्गी ब्लू एल्गी बोलते हैं। दे कैन टॉलरेट दी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। मैस्टियोक्लेडस और फॉर्मिडिया में एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं सेफर साइट लेते हुए आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल में याद रखना बेटा कि बिल्कुल डरना मत। एग्जाम्पल वो याद रखना जो एनसीईआरटी में पूछे गए, वो पहली प्रायोरिटी पर याद रखना के। बाकी एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, कभी मान लो बाउंसर क्वेश्चन आए तो आप कर सके उसको, लेकिन उनको रटने के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं ही पढ़ा रहा हूं और मैं ही बोल रहा हूं आपसे कि एक बार सुन लो, दिमाग में रखो उसको, लेकिन भूल भी गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक भी नहीं भूलना, ठीक है। साइक्लोफिलिक ब्लू एल्गी दैट कैन टॉलरेट दी वेरी लो टेम्परेचर, अत्यधिक कम तापमान को जो सहन कर सके, ऐसी ब्लू एल्गी जो वेरी लो टेम्परेचर अत्यधिक कम तापमान को सहन कर सकती है उसको साइक्लोफिलिक एल्गी कहते हैं, ब्लू एल्गी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक कम्यून। नॉस्टॉक कम्यून हमको अंटार्कटिका में भी देखने मिलता है, हमको ये हमको अंटार्कटिका में भी देखने मिलता है हमको ये, ठीक है। साइजोथ्रिक्स एंड माइक्रोकोलियस, ठीक है। वह अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने स्टार लगा दिया, इसमें 2 स्टार लगा दिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम एक ब्लू ग्रेन एल्गी है जिसके कारण रेड कलर हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो रेड सी में हमको रेड कलर देखने मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ ए ब्लू ग्रेन एल्गी जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम, और इसके पास में C5 पिगमेंट बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए ये ब्लू और ग्रीन नहीं दिखाई पड़ती है, ये रेड कलर की दिखाई पड़ती है। तो रेड सी जो है वो रेड एल्गी कारण रेड नहीं है, बल्कि वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी कारण रेड है। लाल सागर को हम लाल सागर या रेड सी को रेड सी इसलिए नहीं बोलते हम कि वहां पर रेड एल्गी अधिक मात्रा में, वहां पर एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो अधिक मात्रा में है, लेकिन वो रेड कलर की दिखाई पड़ती है क्योंकि उसमें C5 पिगमेंट अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। ब्लू एल्गी आर दी मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ के, हमारी अर्थ पर ऑफ दी अर्थ, हमारी अर्थ पर सबसे सफलतम जीवों में से एक है ब्लू एल्गी। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं और ये अपना फूड खुद बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ को ये लीव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। अब यूनिसेल्ड ब्लू एल्गी क्या है बेटा? एनासिस्टिस हुआ, कैमेसाइफोन हुआ, सेनेगोकोकस हुआ, के ये यूनिसेल्ड ब्लू एल्गी। एक बार एग्जांपल देख लो बेटा, इसके नोट कर लोगे अच्छी बात है, पर रटने की जरूरत नहीं कि यदि एमसीक्यू दिखाई पड़े तो आप आंसर कर सके, इसलिए मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है। जहां आपको जिस एग्जांपल को आपको पहली प्रायोरिटी में दिमाग में रखना है वहां मैं आपको 2 स्टार ला के बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे तो उसको लेके बिल्कुल घबराना मत, के घबराओगे तो कैसे काम चलेगा कमांडोज, ठीक है। चलिए, कॉलोनियल ब्लू एल्गी, ऐसी ब्लू एल्गी जो कॉलोनी में पाई जाती है वो है माइक्रोसिस्टिस। वो क्या है बेटा? माइक्रोसिस्टिस है, ठीक है। फिलामेंटस ब्लू एल्गी, अब जो आपको याद रखना है बिल्कुल नहीं भूलना है, वहां पे 2 स्टार लगा दे रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिना ये फिलामेंटस ब्लू एल्गी होती है। सिंपल अनब्रांच फिलामेंट होता है ना, सिंपल में हमको अनब्रांच फिलामेंट हमको ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है ना। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है नॉस्टॉक और एनाबिना के, सिंपल अनब्रांच फिलामेंट होता है, ठीक है। जबकि ब्रांच फिलामेंट हमको हैप्लोसाइफोन और मैस्टिकोक्लेडस में हमको देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। हैप्लोसाइफोन और मैस्टिकोक्लेडस में हमको ब्रांच फिलामेंट देखने मिलता है। फिर ब्लू एल्गी साइटोनोमा में हमको फॉल्स ब्रांचिंग देखने मिलती है। अब बोलोगे सर ये फॉल्स ब्रांचिंग क्या होता है? इसका फिलामेंट है ये एल्गी का, हैप्लोसाइफोन का फिलामेंट है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, पांचवी सेल है। तो क्या देख रहे हो आप? सेल तो सिंगल है वो, लेकिन लंबी हो गई तो हमको लग रहा है फिलामेंट बन गया, पर वो फॉल्स फिलामेंट है, ट्रू फिलामेंट वो नहीं है, ठीक है। अब जो चीज आपको याद रखना है बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा,
क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी के बाहर हैं, तो आपके दिमाग में आता रहता होगा सर क्यों बता रहे हैं, क्यों बाहर बढ़ा रहे हैं सर के, क्या मजा सर को आती है बाहर ऐसा करने पढ़ाने में के। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि मुझे कोई मजा नहीं आती है, मेरे को आपके भविष्य की चिंता होती है। मुझे लगता है मेरा कमांडो जो है वो जीत कराना चाहिए, कोई दूसरा नहीं जीतना चाहिए, हमारा कमांडो जीतना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हमारा कमांडो जो है वो टॉप पे आना चाहिए, हमको इतना पढ़ा के। हम दूसरे का बुरा नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारा कमांडो, हमारा जो बच्चा है वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, यही हमारी इच्छा है बेटा, और इसी के लिए हम सारी मेहनत करते हैं, ठीक है। इन ब्लू एल्गी ए म्यूसिलेजिनस शीथ इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। अब देखो भैया ऐसा है कि ब्लू एल्गी ने अपने आप को सूखने से बचाने की व्यवस्था कर ली है। कई बार ऐसा होता है कि उसको शायद वाटर कम हो जाए, जिस वाटर बॉडी में ग्रो कर रहा है वहां पानी कम पड़ जाए के, या उसको एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़े। तो वैसे में ब्लू ग्रीन एल्गी ने अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी सेल वॉल के चारों तरफ उसने क्या किया, उसने एक जो है वो एक म्यूसिलेजिनस शीट को बना लिया उसके। और म्यूसिलेजिनस शीट का मतलब होती है उसमें वाटर एक प्रकार से इसमें जेली लाइक मटेरियल होगा और पानी उसके अंदर, वाटर उसके अंदर स्टोर रहेगा उसमें, ठीक है। तो याद रखिए दिस म्यूसिलेजिनस शीट absorb water and retain it, hence prevent the blue algae from drying। बीजीए का मतलब क्या होता था, ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में बीजीए लिखा है ना, तो बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो ब्लू एल्गी में सेल वॉल के बाहर आपको म्यूसिलेजिनस शीट देखने मिलेगा, और जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसको रिटेन करता है, और इसलिए ये ब्लू एल्गी को सूखने से ये बचाता है। क्लियर, ठीक। तो इसका मतलब ये कि सो म्यूसिलेजिनस शीट इज मोर प्रोमिनेंट इन टेरेस्ट्रियल एंड जीरोफिटिक हैबिटेट के। जो एल्गी थोड़ा सा ड्राई इन्वायरमेंट में रहेगी ना, तो वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए अधिक वाटर को स्टोर करेगी उठ के। तो जीरोफिटिक हैबिटेट जो होते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी कुछ ब्लू एल्गी देखने मिलती है जिनमें म्यूसिलेजिनस शीट प्रोमिनेंट दिखाई पड़ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, जो फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोफिल ए इज द ओनली क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी के। क्लोरोफिल ए एकमात्र क्लोरोफिल होता है जो हमको ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने मिलता है। क्लियर, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ ब्लू एल्गी व्हेन ग्रोन अंडर, अब देखो बड़ी मजे की बात यह है कि यदि आपने ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनी को आपने ग्रो किया, सुनिए के ध्यान से, ठीक है। यदि आपने ब्लू एल्गी के कई सारे फिलामेंट्स को आपने एक बड़े से बर्तन में आपने उनको जो है ग्रो किया, और अब आप उनको क्या कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं कि किस रंग की दिखाई पड़ती है। आपने क्या किया, आपने रेड लाइट डाला उसके ऊपर, तो आपको क्या दिखाई पड़ा कि सभी एल्गी आपको ग्रीन दिखाई देने लगी, सब ग्रीन हो गई, कोई भी आपको ब्लू कलर गायब हो गया। ब्लू लाइट डाली आपने, सभी रेड हो गई वो, ठीक है। आपने रेड लाइट डाली, सभी ब्लू हो गई वो। मतलब आप लाइट डाल रहे हो कोई और रंग उसका कुछ और हट के। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे ही आपने लाइट का कलर चेंज किया तो ब्लू ग्रीन एल्गी का कलर भी चेंज हो गया। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडाप्टेशन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडाप्टेशन कहते हैं, गेडुको फिनोमिना कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई सिंपल सी बात ये है कि ब्लू एल्गी को जिस रंग का लाइट मिलेगा उसको एब्जॉर्व करने के लिए वो जो सबसे बेस्ट पिगमेंट होगा उसको सरफेस पे ले आएगी वो सेल, ठीक है। तो सरफेस का कलर चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल रेड लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करता है ब्लू पिगमेंट, तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या हुआ, ब्लू पिगमेंट ऊपर की तरफ आ गया तो ब्लू कलर हो गया, ठीक है। ब्लू लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करता है रेड पिगमेंट, तो रेड की रेड हो गई, ठीक है। तो मतलब पिगमेंट का कंपोजिशन जो सेम पिगमेंट जो प्रेजेंट है उन्हीं का कंपोजिशन आगे पीछे आता है उसमें के, ऊपर सरफेस पे कोई दूसरा पिगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कलर हमको चेंज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। Some species of blue algae, when grown under different wavelength of light, they change their color according to the wavelength of light के। ब्लू एल्गी की कुछ प्रजातियों को जब हम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में हम ग्रो करते हैं तो वो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपने रंग को चेंज कर लेती हैं। इसको हम गेडुको फिनोमिना कहते हैं, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडाप्टेशन कहते हैं, इसको हम गेडुको फिनोमिना कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडाप्टेशन कहते हैं। क्लियर, Blue algae are the only organisms which are capable of performing oxygenic photosynthesis and nitrogen fixation together की इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ब्लू ग्रीन एल्गी एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो दो प्रोसेस को एक साथ कर सकते हैं। वो दो प्रोसेस है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आप बोलोगे सर क्या खास बात है इसमें, एक्चुअली बेटा द एंजाइम्स जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजिनेज, ठीक है,
नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, ये एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम काम करते हैं, दिस एंजाइम कैन नॉट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन इज इनहिबिटर फॉर देम, इनके लिए इनहिबिटर होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये एंजाइम, तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती है। और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो मतलब ये हुआ बेटा कि एक बात तो क्लियर है, कुछ भी हो जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी की एक सिंगल सेल के पास कुछ भी हो जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी की एक सिंगल सेल जो फोटोसिंथेसिस कर रही है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकती है, कोई दो राय नहीं। क्योंकि कारण ये कि ऑक्सीजन इज इनहिबिटर फॉर दी एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका मतलब तो ये हुआ, यदि मैं कह रहा हूं आपसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स भी कर रहा है और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक बात तो क्लियर है, एक सेल में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसके फिलामेंट के पास में एक से अधिक प्रकार की सेल पाई जाती है। कुछ सेल ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, कुछ सेल ऐसी है जो फोटोसिंथेसिस के लिए में इन्वॉल्व करती है, ठीक है, ठीक। अब समझो बात के, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि ब्लू एल्गी में नॉर्मल जो वेजिटेटिव सेल होती है, नॉर्मल जो वेजिटेटिव सेल होती है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है, वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है। कुछ सेल ऐसी होती है जो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, फूली हुई होती है, उन सेल्स को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या नाम इसका? अलग से दिखाई पड़ रही है, हेटेरो मतलब विषम, अलग दिखाई पड़ रही है, फूली हुई है सिस्ट, तो हेटेरोसिस्ट सेल जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करती है, ठीक है। तो एक ही ब्लू एल्गी के फिलामेंट के अंदर कुछ सेल ऐसी होती है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, उन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर याद रखना, भूलना नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ब्लू एल्गी। ब्लू एल्गी में कभी भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ब्लू एल्गी, ठीक है, बट एट मॉलिक्यूलर लेवल इट इज प्रेजेंट इन एनासिस्टिस निडुलेंस। जब एग्जामिनर पूछेगा तब अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, उसके बगैर कॉमन फंडा ये है कि ब्लू एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन जब एग्जामिनर साफ साफ डायरेक्ट पूछे आपसे कि किस ब्लू एल्गी में आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो आंसर उसका एनासिस निडुलेंस, ठीक है ना। हाई लेवल इंफॉर्मेशन है, जब पूछेंगे तब यूज करना है, ठीक है। कभी कभी ब्लू एल्गी जो है वो एक्सेसिव ग्रोथ करती है, मतलब कभी मान लो जो झील है, तालाब है, उसके अंदर जो है वो कई सारे फर्टिलाइजर उसके अंदर आ गए, ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर आ गए, वहां पर जो एग्रो वेस्ट है, जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं वो उसके अंदर आ गए वहां पे बहकर, तो उस झील के अंदर पॉल्यूशन हो गया। ये ऐसा पॉल्यूशन है जिसमें कि झील के अंदर नाइट्रेट की मात्रा कई गुना बढ़ गई है, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ के लिए एक बेहतर मीडियम बन गया है। तो इस समय ब्लू ग्रीन एल्गी तेज ग्रो करती है, बहुत तेज ग्रो करती है, इतना तेज ग्रो करती है कि पूरा पानी हरा हो जाता है, पूरा पानी ब्लू ग्रीन है, पूरा पानी आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ेगा आपको, के इसे बोलते हैं वाटर ब्लूमिंग कहते हैं, के और इससे जीव मर जाते हैं, के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। के इससे क्या होता है, इससे एनारोबियोसिस की कंडीशन हो जाती है, मतलब जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन का ओवर कंजम्पशन कर लेती है एल्गी, जिससे कि एक्वाटिक लाइफ खतरे में पड़ जाती है। Many species of blue algae belonging to genus Anabaena, Eleuthera, Nostoc and Cytonema are able to fix atmospheric nitrogen in huge quantity। इसलिए इनका उपयोग हम चावल के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। वेरी वेरी IMP एग्जाम का एक्सपेक्टेड MCQ है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। वाई ब्लू एल्गी इज ए बेटर बायो फर्टिलाइजर, उसके पीछे कारण यह होता है कि चावल के खेतों में जब आप पानी भरते हो वहां पर आप इन एल्गी को छोड़ देते हो, तो एल्गी क्या करती है, ग्रो करती है यहाँ पे और वहां पे नाइट्रोजन को फिक्स करती है। और चूंकि जो भी क्रॉप होती है, पोएसी फैमिली की, ग्रास फैमिली की क्रॉप होती है, उसको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखो दाल है, जो दाल होती है ना, जो पल्सेज हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं, उनके पास रूट नोड्यूल होते हैं, तो वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो गेहूं चावल की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती है, तो उसमें नाइट्रोजन को डालना पड़ता है, आपको यूरिया का छिड़काव करना पड़ता है, ठीक है।
यहां पर आप यदि ब्लू एल्गी का इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर बायो फर्टिलाइजर मिल सकता है, जो एल्गी खुद से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है और पानी को हटाने के बाद में वहां पे एल्गी सड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा मिट्टी के अंदर और खाद बन जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छा है कि एक टेरिडोफाइटा है, एक टेरिडोफाइटा, उसका नाम है एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। ठीक है, ये एक एक्वाटिक टेरिडोफाइटा होता है। इसके अंदर आपको ब्लू एल्गी एनाबिना एजोली देखने मिलती है और इसकी लीफ में होती है और इसका बड़ा कॉमन यूज करते हैं आप बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, तो एजोला पिन्नाटा एक टेरिडोफाइटा है बेटा, जो पानी में ग्रो करता है। एक्वाटिक फर्न होता है, एक्वाटिक टेरिडोफाइटा होता है और इसका इस्तेमाल जो है हम क्या करते हैं, चावल के खेतों में करते हैं, क्योंकि इसके पास में, इसकी पत्तियों में ब्लू एल्गी बड़ी मात्रा में होती है और ये बेहतर सोर्स होता है एज ए फर्टिलाइजर। ठीक है, साइनोफेज वो वायरस होते हैं जो ब्लू एल्गी पर अटैक करते हैं। साइनोफेज वो वायरस होते हैं जो ब्लू एल्गी पर बेटा अटैक करते हैं। तो साइनोफेज क्या होते हैं बेटा, फेज मतलब होता है जैसे बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरिया पर अटैक करता है। फाइटोफेज प्लांट पर अटैक करता है। जूफेज एनिमल पर अटैक करता है। साइनोफेज साइनोबैक्टीरिया पे या ब्लू एल्गी पर अटैक करता है। क्लियर? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एक ब्लू एल्गी ऐसा है जिसको हम कहते हैं नॉस्टॉक। क्या कहते हैं? नॉस्टॉक के नॉस्टॉक क्या, नॉस्टॉक जो है वो बेसिकली ब्लू एल्गी या साइनोबैक्टीरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। ठीक है, और इसके फीचर्स के बारे में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में लिखा हुआ है, लेकिन तब भी क्वेश्चन का जो स्पेक्ट्रम, जो पिछले 5 साल 7 साल के पेपर देखे हैं, तो उसको देखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉस्टॉक के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? देखो बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इन चैप्टर में हम बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें क्या था, मेमोराइज करने की चीजें बहुत होती हैं, कि याद करके रखने की। मैंने पहले भी कहा रटना नहीं हमको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो फैक्ट है वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट तो जो है वो फैक्ट भी देखो ये। अब आप कोई प्लांट किंगडम पढ़ोगे, कैसा दिखता है, किस तरह की लीफ होती है, वो तो याद रखना पड़ेगा, है ना बेटा? ठीक है, लेकिन उसमें भी कई फंडे होते हैं, भाई उसका वहां पे हैबिटेट किस तरह का था, क्यों ऐसा फीचर उसके अंदर डेवलप हुआ, तो ये चीजें जानने की होती है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि चैप्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको बोर लग रहा है। ठीक है, लेकिन बेटा हमारा लक्ष्य बड़ा है ना, और हमको एग्जाम में टॉप करना है ना? जो अब से पहले कभी नहीं हुआ वो अभी करके दिखाएगा मेरा बच्चा। ठीक है, इसलिए बेटा जमकर मेहनत करना है ना। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.